तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्योंकि वीजी सी से बड़ा नहीं हो सकता, तो वीपी को सी से बड़ा होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। और अगर वीजी सी के इक्वल होता है तो वीपी भी सी के इक्वल होगा, और ऐसा केवल फोटोन के साथ होता है, ओनली फोटोन, बाकी के साथ नहीं। बाकी इलेक्ट्रॉन पकड़ोगे तो वीजी कम होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वीपी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल या ग्रेटर नहीं चल सकता ना। इलेक्ट्रॉन छोड़ो, कोई भी मेटेरियल पार्टिकल नहीं चल सकता। क्लियर? तो ये हमारा एमसीक्यू है। द वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज कॉल्ड, तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको फेज वेलोसिटी कहते हैं। इफ c is the velocity of light, the velocity of de Broglie wave is always, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन c। डी ब्रॉगली वेव की गति c के इक्वल भी हो सकती है या उससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात है ये। द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। इफ c is the velocity of light, the velocity of wave packet is always, तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है, लेस देन सी। किसी भी वेव पैकेट की गति पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होती है, पार्टिकल वेलोसिटी सी के इक्वल या ग्रेटर हो नहीं सकता, तो इसलिए ग्रुप वेलोसिटी भी हमेशा, जो वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है वो हमेशा सी से कम होगी, ये आपको भी पता है मैंने। डी ब्रॉगली वेव इज ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टेशनरी वेव होती है। इनमें से कोई सी नहीं होगी, साइनसॉइडल, प्लेन, प्रोग्रेसिव, ये नहीं होती है। राइट? डी ब्रॉगली वेव इज ए स्टेशनरी वेव, इट इज ए सेकेंडरी वेव। De Broglie wave is associated with moving particles of very small mass, which are, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, all particles whether charged or neutral। De Broglie wave सबके साथ प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रॉन भी करेगा, ठीक है, बस पार्टिकल स्मॉल मास का होना चाहिए और मूविंग होना चाहिए। De Broglie wave is not radiated into space, this confirms that De Broglie wave is, ऑप्शन सी करेक्ट है, स्टेशनरी वेव, क्योंकि स्टेशनरी वेव में एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, इसलिए डी ब्रॉगली वेव भी स्पेस में रेडिएट नहीं हो रही है। तो ये कंफर्म करता है कि डी ब्रॉगली वेव जो है एक स्टेशनरी वेव है। A wave packet is a region where group of sinusoidal waves slightly differing in amplitude, wavelength, angular frequency, propagation constant and velocity interferes। ऑप्शन ए करेक्ट है, कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, वेव पैकेट में ये सब साइनसॉइडल वेव कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं और डी ब्रॉगली वेव को जनरेट करते हैं। The de Broglie wavelength lambda associated with a charged particle of charge q and mass m accelerated under potential v, तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m qv, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था। The de Broglie wavelength lambda associated with an atom of mass m for a monoatomic gas maintained at temperature T, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m kt, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है k। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक गैस के एटम की होती है, जिसका जो कि एक टेम्परेचर T पर मेंटेन्ड है और उस एटम का सपोज मास m है। ना ये वेव फंक्शन की सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो एज अ वेव पैकेट ट्रेवल्स इन अ मीडियम, इट्स स्पेस कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम। जब कोई वेव पैकेट किसी मीडियम में चलता है तो उसके स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टाइम के साथ चेंज करते हैं। Hence a moving wave packet is associated with a function of position and time called as wave function। इसलिए जब कोई वेव पैकेट मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन होता है वो पोजिशन और टाइम का फंक्शन होता है, क्योंकि टाइम के साथ स्पेस कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो इसीलिए जो वेव पैकेट का वेव फंक्शन है वो इन दोनों के बदलने से बदलेगा। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन इज दैट इट स्क्वायर डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द वेव पैकेट इन अ रीजन और स्पेस। इस वेव फंक्शन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इस वेव फंक्शन का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें किसी भी वेव पैकेट को किसी रीजन में ढूंढे जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम मिलती है। If the probability of finding the wave packet in a region is 0, then its associated wave function is orthogonal. If it is 1, then associated wave function is normalized. And if probability lies between 0 and 1, then its associated wave function is orthonormal.
ये मैंने आपको बताया था। किसी भी वेव पैकेट के साथ जो वेव फंक्शन है, अगर किसी रीजन में वेव पैकेट को ढूंढे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका एसोसिएटेड वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल कहलाया जाएगा। अगर किसी रीजन में किसी वेव पैकेट को ढूंढे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है तो उसका एसोसिएटेड वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड कहलाया जाएगा। और अगर किसी रीजन में किसी वेव पैकेट को ढूंढे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है तो उसका जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो ऑर्थोनॉर्मल कहलाया जाएगा। The wave function of a wave packet is the determinant of its energy। ठीक है, किसी भी वेव पैकेट का जो वेव फंक्शन होता है वो उसकी एनर्जी का डिटर्मिनेंट होता है, बताता है कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा है। If the traveling wave packet is strengthening in a region, its energy and associated wave function is increasing with time. On the other hand, if a wave packet is diminishing in a region, its energy and associated wave function is decaying with time। यदि किसी वेव पैकेट का चलते हुए किसी रीजन में वो वेव पैकेट स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है तो इसका यह मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है और उसका जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर किसी रीजन में चलते हुए कोई वेव पैकेट डिमिनिश या डिके करता जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है और उसका जो वेव फंक्शन है वो उस रीजन में टाइम के साथ डिक्रीज या डिमिनिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्लियर हो रही है। We use time dependent श्रोडिंगर इक्वेशन in this case। अगर ऐसा केस हमें मिल रहा है कि वेव पैकेट स्ट्रॉन्ग या वीक होता जा रहा है ट्रेवल करते हुआ, और ये तभी होता है जब बाउंड्री कंडीशन डिफाइंड नहीं होती है, मैंने आपको थ्योरी में बताई थी ये बात। ठीक है, तो वेव फंक्शन और एनर्जी में रिलेशन निकालने के लिए हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करते हैं। इट इज एप्लीकेबल इन अनडिफाइंड बाउंड्री कंडीशंस। ये अनडिफाइंड बाउंड्री कंडीशंस में एप्लीकेबल होती है। When a wave packet is in periodic motion, its energy and associated wave function is independent of time and depend only on the energy state confining the wave packet। जब कोई वेव पैकेट पीरियोडिक मोशन में होता है, ऑसिलेटरी मोशन में होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है और उसका जो वेव फंक्शन होता है, ठीक है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो बार बार टाइम के साथ उस मोशन को रिपीट करता जा रहा है, तो एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी, टाइम से चेंज नहीं करेगी। और जब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो वेव फंक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं करेगा। Hence, when a wave packet jumps to a new energy state, its energy and associated wave function changes। ऐसे केस में जब वेव पैकेट किसी नई एनर्जी स्टेट पर जंप करेगा तो ही उसकी एनर्जी चेंज होगी और तो ही उसका वेव फंक्शन चेंज होगा। In such a case, the energy and wave function of the wave packet is a function of its position and is independent of time। ऐसे केस में जो वेव पैकेट होता है उसकी जो एनर्जी और उसका जो वेव फंक्शन है वो जो है उसकी पोजीशन का फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन नहीं होता है। We use time independent Schrodinger equation in this case to establish relation between wave function and energy of wave packet। इस प्रकार के केस में हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं जो कि टाइम पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन और पोजीशन डिपेंडेंट एनर्जी के बीच संबंध स्थापित करती है। इट इज एप्लीकेबल फॉर डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन। ये जो है केवल तब यूज की जाती है जब रीजन में बाउंड्री कंडीशंस डिफाइंड होती हैं। ठीक है, ए वेव पैकेट इज सेड टू बी फ्री वेव पैकेट इन अ रीजन इफ अप्लाइड पोटेंशियल इन दैट रीजन इज जीरो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पार्टिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिक्स का वेव पैकेट, ठीक है, किसी भी रीजन में फ्री तब कहलाया जाएगा जब उस रीजन में अप्लाइड पोटेंशियल जीरो होती है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। फॉर ए फाइनाइट पोटेंशियल इन ए रीजन ए वेव पैकेट इज सेड टू बी बाउंड वेव पैकेट। लेकिन अगर किसी रीजन में फोर्स लग रही है किसी पार्टिकल पर, किसी वेव पैकेट पर, तो उस केस में वो वेव पैकेट बाउंड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू हैं। A wave function associated with the wave packet is said to be orthogonal in a given region if probability of finding the wave packet in given region is, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 0। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन तब होता है जब किसी रीजन में प्रोबेबिलिटी 0 होती है। A wave function associated with the wave packet is said to be normalized in a given region if probability of finding the wave packet in given region is, ऑप्शन बी करेक्ट है, 100%, राइट। तो उसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। ए वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द वेव पैकेट इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इन अ गिवन रीजन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वेव पैकेट इन गिवन रीजन इज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लाइज बिटवीन 0 and 1।
ठीक है, 0 और 1 के बीच में जब होती है तो उस केस को हम ऑर्थो नॉर्मल कहते हैं। If psi is a wave function associated with a wave packet, then psi square represent which of the following quantities associated with wave packet? तो इसमें बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर साई वेव फंक्शन है और तो साई स्क्वायर अभी बताया था, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को नापता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट मेजर्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। A wave packet is said to be free in a region if applied potential in the region is। फ्री वेव पैकेट या फ्री पार्टिकल तब होता है जब किसी रीजन में अप्लाइड पोटेंशियल जीरो होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जीरो। A wave packet is said to be bound in a region if applied potential in the region is। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसकी कोई वैल्यू है। The wave function associated with a traveling wave packet is time dependent and। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एक्सपोनेंशियल। जो भी वेव पैकेट ट्रेवल करता है बेटा वो एसएचएम तो कर नहीं रहा, पीरियोडिक मोशन तो कर नहीं रहा, वो तो ट्रेवल करता जा रहा है। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या उसकी एनर्जी घटेगी। अगर बढ़ेगी तो वो इंक्रीजिंग वेव पैकेट, इंक्रीजिंग वेव फंक्शन, इंक्रीजिंग एनर्जी, और अगर घटेगी तो वो डिक्रीजिंग वेव फंक्शन, डिक्रीजिंग एनर्जी। वो कब किस बात पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल उस रीजन में कैसी है, फेवर कर रही है मोशन को या अपोज कर रही है। तो हमेशा ऐसे केस में जो ट्रेवलिंग वेव पैकेट होता है उसका जो वेव फंक्शन होता है उसको एक्सपोनेंशियल ही माना जाता है। आइदर इट में इंक्रीज एक्सपोनेंशियली और इट में डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम एंड पोजीशन, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट का केस है। ठीक है, क्लियर हुई बात। The wave function associated with a wave packet confined within a defined boundary condition is time independent and। तो इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। पीरियोडिक होता है, साइनोसॉइडल होता है। ये वो वेव पैकेट है जो किसी बाउंड्री कंडीशन में ट्रैप्ड है और एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। तो जब वो पीरियोडिक मोशन करेगा तो उसका जो वेव फंक्शन होगा, राइट, वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा और पीरियोडिक और साइनोसॉइडल होगा, जैसा 1D बॉक्स में होता है। क्लियर। द टोटल एनर्जी ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव पैकेट इज। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। टाइम डिपेंडेंट, पोजीशन डिपेंडेंट। जो भी ट्रेवलिंग वेव पैकेट होता है उसकी जो एनर्जी और वेव फंक्शन होता है वो दोनों टाइम डिपेंडेंट होते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ ए वेव पैकेट एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन इज। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। टाइम इंडिपेंडेंट एंड पोजीशन डिपेंडेंट। टाइम पे तो निर्भर नहीं करते, लेकिन पोजीशन के बदलने से बदलेंगे, एनर्जी स्टेट के चेंज होने से चेंज होंगे। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव पैकेट इज। बोथ, ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। यानी कि टाइम डिपेंडेंट हो, पोजीशन डिपेंडेंट हो, तो अब ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगती है, जानते हो आप। ठीक है, अब ये थोड़ी बात करते हैं इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल की। So a wave packet confined within one dimensional potential box executes a simple harmonic motion from box center towards the end। जैसा आप जानते हो कि जब कोई वेव पैकेट इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल में ट्रैप्ड होता है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l, यानी कि उस बॉक्स की विड्थ l है, तो ये जो वेव पैकेट होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है बॉक्स के सेंटर से किनारों की तरफ। ठीक है, सिंस अप्लाइड पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स इज 0, hence wave packet inside the box is a free particle। क्योंकि आपने पोटेंशियल अंदर 0 लगाई हुई है रीजन में, इसलिए ये वेव पैकेट अंदर फ्री है। ठीक है, thus total energy possessed by a particle is only kinetic। क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल लगाई नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है इसकी, और जो भी इसके पास टोटल एनर्जी है वो केवल मोशन के कारण है और वो काइनेटिक एनर्जी है। So the probability of finding the particle at the end of the box is 0। जैसा आप एसएचएम मोशन में जानते हो कि जब कोई पार्टिकल किनारे पर पहुंच जाता है तो किनारे पर उसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसके पास है ही नहीं, तो इसलिए ये सिद्ध होता है यहाँ से कि यह पार्टिकल किनारों पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, किनारों तक जाते जाते ये क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। The probability of finding the wave packet is maximum at the center and decreases towards the ends। इस वेव पैकेट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ढूंढे जाने की बॉक्स के सेंटर पे होती है, और जब ये किनारों की तरफ जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी घटेगी।
Hence, the wave function associated with the wave packet within the box is normalized because within the box the probability of finding the wave packet is 100%, while the wave function associated with the wave packet at the ends and outside the box is orthogonal because at the ends and outside the box the probability of finding the wave packet is 0. सिंपल बात है, क्योंकि इस वेव पैकेट को बॉक्स के अंदर ढूंढे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है, इसीलिए इसका जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन है वो बॉक्स के अंदर नॉर्मलाइज कहलाएगा। लेकिन क्योंकि ये पैकेट किनारों पर और बॉक्स के बाहर नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका एसोसिएटेड वेव फंक्शन किनारों और बॉक्स के बाहर ऑर्थोगोनल कहलाएगा। Since wave packet is executing a periodic motion, simple or wave motion, its energy and associated wave function is independent of time and depend only its position, यानी कि एनर्जी स्टेट इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। क्योंकि ये वेव पैकेट एक निश्चित एनर्जी स्टेट पर एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, इसी कारणवश इसकी जो एनर्जी है पीरियोडिक मोशन होने के कारण वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसका जो वेव फंक्शन है वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है और केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये एनर्जी स्टेट को बदलेगा, इस एनर्जी स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो इसकी एनर्जी और वेव फंक्शन बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। तो इसीलिए कौन सी एनर्जी हो गई, टाइम इंडिपेंडेंट। कौन सा वेव फंक्शन हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट। कौन सी श्रोडिंगर लगेगी, टाइम इंडिपेंडेंट। The energy solution of time-independent Schrodinger equation show that energy associated with the wave packet in one-dimensional potential box is discrete and non-equispaced. जो भी हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का जो हमने सॉल्यूशन किया इस प्रॉब्लम में, क्योंकि वही हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें एनर्जी और वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो जो भी हमें एनर्जी का सेट सॉल्यूशंस मिले, ठीक है, वो ये प्रूव करते हैं कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में जो हमारी एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है और एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, वो इक्वल नहीं होता है, वो नॉन अनइक्वल होता है, ठीक है। These set of permitted energy values are called as eigen values and the corresponding wave function are called as eigen functions. जो भी ये मुझे एनर्जी का सेट मिला है वन डायमेंशनल बॉक्स में, इस एनर्जी के सेट को आइगन वैल्यू कहते हैं और इसके जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस हैं उनको आइगन फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ 1D बॉक्स। नाउ ये हमारा एमसीक्यू एस पे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ अ वेव पैकेट एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन इज। एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम कब लगाते हैं, जब किसी भी वेव पैकेट की जो टोटल एनर्जी है वो कैसी हो, बी टाइम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, बिल्कुल सही, और पोजीशन डिपेंडेंट हो। पोजीशन के बदलने से बदले लेकिन टाइम के बदलने से ना बदले, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। In one dimensional potential box of width L within limit 0 less than x less than L, a wave function associated with a free particle is said to be। तो एक बॉक्स के अंदर जो है वेव पैकेट की 100% प्रोबेबिलिटी है, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होगा, तो बी करेक्ट है आंसर, नॉर्मलाइज्ड। In infinite square potential well of width L, the probability of finding the wave packet is। तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है, बॉक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी ढूंढे जाने की 100% है, 1 है, और वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। In infinite square potential well of width L, the probability of finding the wave packet at ends of box x equal to 0 and x equal to L is। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 0 है, क्योंकि बॉक्स के एंड पर और बॉक्स के बाहर वेव पैकेट है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी और वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होगा। In one dimensional potential box of width L at x less than equal to 0 and x greater than equal to L, यानी कि किनारे और बॉक्स के बाहर की बात कर रहा हूँ, the wave function associated with free particle is said to be। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑर्थोगोनल। किनारों पर और बॉक्स के बाहर वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 है, पैकेट है ही नहीं बाहर। In infinite square potential well of width L, the total energy of free particle is only। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसकी एनर्जी केवल काइनेटिक है। In one dimensional potential box of width L, the potential function inside the box is। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 0, अंदर पोटेंशियल 0 है बॉक्स के अंदर। In one dimensional potential box of width L, the potential function at ends and outside the box is। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इनफाइनाइट। पोटेंशियल किनारे पर और बॉक्स के बाहर इनफाइनाइट है।
The set of permitted energy values attained by the particle in infinite square potential well are called, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आइगन वैल्यूज कहते हैं इनको. In infinite square potential well energy eigen values are, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, discrete है and non equally spaced. The wave function corresponding to each eigen value in infinite square potential well is called, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, eigen function कहलाया जाता है ये, जो भी eigen value के corresponding है. In infinite square potential well of width L, the nth eigen energy value is represented as, तो बेटा फॉर्मूला इसका A है, En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर. जरा ध्यान देना, यूनिवर्सिटी इसको पूछ सकती है. नाउ ये लास्ट टॉपिक है, कॉम्पटन इफेक्ट. ठीक है, so when a photon collide elastically with an electron at rest, it transfer a part of its energy to the electron and get scattered in a particular direction. जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पर है उससे इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी उसको दे देता है और एनर्जी देकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है. द इलेक्ट्रॉन ऑन गेनिंग एनर्जी गेट रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी को ले लेता है और वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में गेन करके एक डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाता है. तो फोटोन स्कैटर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है. ठीक है, the frequency of scattered photon is lower than that of the incident photon. This phenomena is called as Compton effect. क्योंकि एनर्जी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी दी है तो जो स्कैटर्ड फोटोन गया है उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम होगी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंसिडेंट फोटोन से कम होगी. तो फ्रीक्वेंसी का घटना, ठीक है, स्कैटर्ड फोटोन की इंसिडेंट फोटोन के कंपैरिजन में, इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं. Thus, scattered photon has a longer wavelength than incident photon. या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो scattered photon है उसकी wavelength incident photon से ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी कम है, wavelength ज्यादा है. The increase in wavelength of photon when scattered from electron at rest is called as Compton shift. जो भी इलेक्ट्रॉन की फोटोन की scattered photon की wavelength बढ़ी है इंसिडेंट फोटोन के कंपैरिजन में, उसको Compton shift कहते हैं, डेल्टा लैम्डा. ठीक है, अगर लैम्डा एस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है, लैम्डा आई इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा आई से बड़ी होगी. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, वो कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है. The angle with the scattered photon makes with the direction of incidence is called angle of scattering. जो भी स्कैटर्ड फोटोन शुरुआत की डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एंगल बनाता है, ठीक है, उसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं. The Compton shift changes with the change in angle of scattering and increases when angle of scattering increases from 0 to 180 degrees. ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब चेंज होता है तो Compton shift भी चेंज होती है. शुरू में जब हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग को 0 से 180 डिग्री तक ले जाते हैं तो ये Compton shift इंक्रीज करेगी. We obtain maximum Compton shift at 180. हमें सबसे ज्यादा Compton shift 180 डिग्री पर मिलती है. Thereafter the Compton shift decreases again from 180 to 360. 180 के बाद जब हम एक बार फिर 360 तक जाते हैं तो ये Compton shift जो है हमारी एंगल के बढ़ाने से घटती है. ठीक है, These type of scattered radiation are called as modified radiation. इस प्रकार के जो रेडिएशंस होते हैं जिसमें कि Compton shift हुई है या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है या वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, ठीक है, उस प्रकार के रेडिएशंस को मॉडिफाइड रेडिएशंस कहते हैं. तो सारे स्कैटर्ड रेडिएशन जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना. अब बात करते हैं एक और केस की. तो फोटोन डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड पासिस थ्रू इट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस. कई बार ऐसा भी होता है कि फोटोन कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है और उससे पास कर जाता है सीधा. ये केस भी हो सकता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो आ रहा था. तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो गया, 0. जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 होता है तो उस रेडिएशन को अनस्कैटर्ड कहेंगे. In such a case, the frequency of unscattered radiation is the same as that of the incident radiation. इस केस में जो unscattered radiation है उसकी वही फ्रीक्वेंसी होगी जो इंसिडेंट रेडिएशन की है. These radiation are called as modified. ये unmodified, ठीक है, ये unmodified होगा, यहाँ पर ये अन हो गया, नॉट मॉडिफाइड. ठीक है, इन रेडिएशंस को अनमॉडिफाइड कहते हैं. अनमॉडिफाइड रेडिएशन मुझे केवल एक ही एंगल पे मिलता है और वो होता है 0 डिग्री. क्लियर हो गया बात. बाकी सब एंगल पर मुझे मॉडिफाइड मिलते हैं. मॉडिफाइड स्कैटर्ड रेडिएशन होते हैं, अनमॉडिफाइड रेडिएशन अनस्कैटर्ड होता है. दिस इज द पॉइंट.
हम इसके एमसीक्यू कर सकते हैं। इन कॉम्पटन इफेक्ट व्हेन एन इंसिडेंट फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी वी collide with an electron at rest the frequency of scattered photon vs then तो बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है, vs इज लेस देन इक्वल टू vi। vs जो है ना वो बराबर भी हो सकता है vi के। vs vi के बराबर कब होगा? अनमोडिफाइड रेडिएशन जब जाएगा थीटा जीरो पर। बाकी सब एंगल पर vs vi से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, vs लेस देन इक्वल टू vi। In Compton effect, the collision between incident photon and electron at rest is कैसा होता है collision? ऑप्शन बी करेक्ट है, इलास्टिक collision होता है। In Compton effect, the angle between direction of moving electron and direction of incidence after collision of photon and electron at rest is called ऑप्शन बी करेक्ट है, एंगल ऑफ रिकॉयल। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है कॉलिजन के बाद और जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होती है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिकॉयल कहते हैं। In Compton effect, the angle which the scattered photon makes with the direction of incidence after collision of photon and electron at rest is called, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। ये वो डायरेक्शन है, वो एंगल है जो कि एक स्कैटर्ड फोटोन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से बनाता है, ठीक है, उसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। The difference in wavelength of scattered photon and incident photon after collision of photon with electron at rest is called, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको Compton shift कहते हैं। The Compton shift increases with increase in angle of scattering theta when theta lies between, बेटा Compton shift कब बढ़ती है? लैम्डा को बढ़ाने से जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता है, कब? 0 से 180। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 0 से जब 180 तक जाओगे आप तो Compton shift बढ़ेगी, मैक्सिमम आपको 180 पे मिलेगी, और 180 से 360 जब जाओगे तो फिर घटेगी। The Compton shift between wavelength of scattered photon and incident photon is maximum when angle of ठीक है, the Compton shift between wavelength of scattered photon and incident photon is maximum when angle of scattering theta is, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मैक्सिमम Compton shift 180 पे मिलती है। सर यस सर यूनिट 5 के एमसीक्यू आंसर भेज दो सर आज। मैं तीनों का भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर आज ही भेज दो। हाँ, यस सर। मैं आपके ये जो तीनों है ना, तीनों नहीं, पांचों यूनिट के कल भेज रहा हूँ। अब जो आपकी दूसरी यूनिट है वो 13 तारीख में लूंगा मैं, ठीक है। 2 दिन का ब्रेक ठीक। है, कल परसों ब्रेक है, इसलिए मैं आंसर सारों के आपको कल भेज रहा हूँ। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की यूनिट होगी 13 में और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की होगी 14 में, ठीक है। टाइम में बता दूंगा। So the Compton shift between wavelength of scattered photon and incident photon is 0 when angle of scattering theta is, तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, कोई शिफ्ट नहीं होती, किस एंगल पे? 0 पर, इसी को अनमोडिफाइड रेडिएशन कहते हैं। In Compton effect, when an incident photon of frequency Vi collide with an electron at rest, the frequency of scattered photon Vs, then for modified radiation, modified radiation के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, Vs is always less than equal to Vi। In Compton effect, when an incident photon of frequency Vi collide with an electron at rest, the frequency of scattered photon Vs, then for unmodified radiation, unmodified के लिए दोनों की इक्वल रहेगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, Vs equal to Vi। The unscattered radiation of unchanged frequency produced in the direction of incidence when a radiation is incident on electron at rest is called, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, उसको unmodified radiation कहते हैं। The scattered radiation of lower frequency produced in all the directions except the direction of incidence when a radiation is incident on electron at rest is called,
तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मॉडिफाइड रेडिएशन। ये हर संभव दिशा में होता है केवल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को छोड़कर, और अनमोडिफाइड केवल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में होता है, बाकी किसी भी दिशा में नहीं होता है। The unmodified radiation of same frequency is produced when a radiation incident on electron at rest travel at angle of scattering theta equal to, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 0। अनमोडिफाइड रेडिएशन हमें थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब 0 होता है तो मिलता है। The modified radiation of lower frequency is produced when a radiation incident on electron at rest is scattered at angle of scattering theta, which is option C correct है, not equal to 0। 0 के अलावा कोई भी एंगल है तो मुझे मॉडिफाइड मिलेगा, VS VI से छोटा होगा। The Compton effect is explained on which theory of light radiation? तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, पार्टिकल थ्योरी से ही हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। The expression of Compton shift is given by, तो ये यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। जरा ध्यान से ना, ऐसे मैं कंफ्यूज भी कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ बीच में, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो जरा ध्यान से करना है इस तरह के डेरिवेशंस को, फॉर्मूलों को, ठीक है। तो फॉर्मूले का आपको ध्यान हो चुका है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है क्वांटम मैकेनिक्स, इससे आगे कोई स्लाइड नहीं है, ठीक है। तो मैं जो हूँ अब आपको उसमें 13th में क्लास लूंगा। 13 में हमारी क्लास जो है वो 2 बजे ही रहेगी दोपहर में, ठीक है, और 14 में भी 2 बजे रहेगी। तो आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्विज बताऊंगा 13 में, और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का 14 में, और ये पूरा हो जाएगा। जो आप आंसर्स चाह रहे हैं, आंसर्स में इन 5 यूनिट्स के कल आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। भले ही आपको आंसर मिल जाए, आंसर भले ही मिल जाए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप 13 और 14 वाली क्लास को भी ज्वाइन करो, क्योंकि आपको उन आंसर्स के कारण पता चल रहा है कि ये आंसर इसका क्यों है, ठीक है, वो रटना नहीं हो रहा है। तो ये जितनी मैंने स्लाइड दिखाई आपने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ओके, थैंक यू सर।